हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस थर्ड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और साथ ही में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका बनता है या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने इस स्लाइड तक देखा था। चलिए अब आज आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब जब हम एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं, तो टोटली हमें चार तरह का एडजस्टमेंट देखना है। सबसे पहला हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। चलिए लिख लेते हैं इसे भी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। मतलब वो खर्चा तो हो गया है लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमने इस महीने का रेंट नहीं दिया है। तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट। तो चलिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तरह का एक्सपेंसेस है जिसका कि हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो क्योंकि पेमेंट नहीं किया है बट पेमेंट ड्यू हो गया है, तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए एक तरह का लायबिलिटी है। बट लायबिलिटी इंक्रीज तो हो गया है बट हमने पेमेंट नहीं किया है। तो क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो ये हमारा वो वाला केस बनता है कि इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। और क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी ही है, क्योंकि वो पैसे तो ओनर का है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के इम्पैक्ट को दिखाने के लिए सबसे पहले हम उस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे कैपिटल से। डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बोला कि एक नया कॉलम बन जाएगा इन द लायबिलिटी साइड। न्यू कॉलम इन liability side to be made with name of outstanding expenses। ठीक है, क्योंकि इसको अब फ्यूचर में पे करना है, इसलिए ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी हुआ। और लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी बढ़ा तो दूसरा लाइबिलिटी घटेगा। दैट इज कैपिटल से हम उस अमाउंट को डिडक्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिसे कि हमने एडवांस में पे कर दिया है। लाइक आप लिख सकते हो एक्सपेंसेस फॉर विच पेमेंट हैज बीन डन इन एडवांस। एक्सपेंसेस फॉर विच पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन डन इन एडवांस। तो अब इसकी ट्रीटमेंट का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये है कि अभी तक हमें सर्विस नहीं मिला है, दैट इज ओके, बट हमने उसका पेमेंट तो कर दिया है। इसलिए सबसे पहला ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा कि जो अमाउंट का एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ है, वो अमाउंट हम डिडक्ट कर देंगे कैश से, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं। डिडक्ट फ्रॉम कैश। और इसका दूसरा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि
क्योंकि अभी तक हमें सर्विस नहीं मिला है और हमने पेमेंट कर दिया है, मतलब सामने वाला पार्टी अब लायबल है। तो ये हमारे लिए एक तरह का करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे, एसेट साइड, क्योंकि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये करंट एसेट्स है। ठीक है, तो न्यू कॉलम इन एसेट साइड इज टू बी मेड विथ नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे एडजस्टमेंट का। तो तीसरा एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, तो अब एक्रूड इनकम क्या हुआ। एक्रूड इनकम क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कोई इनकम अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है कि इस साल इतना डिविडेंड मिलेगा, बट हम अभी तक हमें वो डिविडेंड मिला नहीं। तो एक्रूड इनकम होता है, एक मिनट, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब अगर इसके ट्रीटमेंट का बात करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा। तो अब क्योंकि इनकम हमने अर्न कर लिया है, तो मेरा उस पे हक है। ठीक है, बट मिला नहीं है हमें, तो जिसने हमें नहीं दिया है उसके लिए ये लायबिलिटी हो गया, बट हमारे लिए तो ये एक एसेट है ना, क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला है। तो सबसे पहला तो हो जाएगा कि, और हाँ, क्योंकि ये एसेट है, तो एक साइड एसेट बढ़ रहा है तो दूसरे साइड आपका कंपनी का वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब कैपिटल बढ़ेगा। तो जो अमाउंट है एक्रूड इनकम का, सबसे पहले ट्रीटमेंट में हो जाएगा कि उसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, लाइक एडेड टू, सॉरी, सबसे पहले हो जाएगा एडेड इन कैपिटल। और दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपके लिए अब एक एसेट की तरह है, तो यहाँ पे हम एक नया कॉलम बना लेंगे, न्यू कॉलम इन एसेट साइड with the name accrued income, क्योंकि ये हमारे लिए करंट एसेट्स है, as the money is yet to be received। ठीक है, ओके। अभी चौथा एडजस्टमेंट अगर हम बात करते हैं, तो चौथा एडजस्टमेंट है आपका, कह सकते हो अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, या फिर इसका दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हो कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो सिंपल है। लाइक आपने कोई सर्विस या गुड्स मान लो आपने प्रोड्यूस किया लेकिन अभी तक आपने डिलीवर नहीं किया है, तो इवन दो आपने गुड्स डिलीवर नहीं किया है, सामने वाले ने आके आपको कुछ पैसा दे दिया कि भाई लो आप कर देना, तो अब क्या है, हमने पैसे तो ले लिए हैं एडवांस में, लेकिन सर्विस या गुड्स हमने प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये हमारे लिए एक तरह से एक लायबिलिटी हो गया, क्योंकि अभी हमारे एंड से काम होना बाकी है, हमारे एंड से सर्विस देना या गुड्स डिलीवर करना बाकी, बट पेमेंट रिसीव हो गया है। तो अब अगर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हम बात करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, just a minute। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सामने वाले ने हमें पैसे तो दे दिए हैं, मतलब कैश तो आ रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा एड द अमाउंट इन कैश कॉलम, मतलब एसेट साइड में हमें कैश में दिखाना है जितना पैसा आया, एज देयर इज कैश इनफ्लो। ठीक है, अब इसके अगर सेकेंड इम्पैक्ट का बात करते हैं,
तो सेकेंडली क्या हो रहा है कि ये हमारे लिए एक तरह का लायबिलिटी है, क्योंकि हमारे एंड से सर्विस अभी या गुड्स हमें अभी प्रोवाइड करना बाकी है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेक ए न्यू कॉलम विथ नेम अनअर्न्ड इनकम इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, बिकॉज द वर्क हैज नॉट येट बीन डन बट द इनकम हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये चार एडजस्टमेंट है जिसका कि इम्पैक्ट आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या होता है आपके सिलेबस में है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये इजी था। और अब अगर हम बात करते हैं कि इस बेसिस पे क्वेश्चन था, तो ये एक न्यूमेरिकल है दैट इज बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए फॉर्मेट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा। तो सबसे पहले हो गया यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए अब इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है आपका started business with cash 1 lakh and opened a bank account and transferred 4 lakh from his saving account। मतलब कि कैश हमें 1 लाख रुपीज मिला और बैंक में हमारा 4 लाख रुपीज आया। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा started business with cash 1 lakh and bank 4 lakh। ठीक है, तो एसेट साइड हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, एसेट साइड सबसे पहले आपका आ गया एक कैश, फिर आ गया आपका बैंक। लाइबिलिटी साइड कैपिटल तो आएगा ही, और देखते हैं फिर जैसे जैसे लाइबिलिटी आएगा हम लिखते चलेंगे। तो कैश में हो गया आपका 1 लाख और बैंक में हो गया 4 लाख। तो टोटल कैपिटल अभी आ चुका है 5 लाख रुपीज। चलिए अब हम सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर रुपीज 12 लाख पेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। मतलब कि यहाँ पे इसने बिल्डिंग खरीदा, तो सबसे पहला यहाँ पे हम बिल्डिंग लिख लेते हैं। बिल्डिंग खरीदा बाय पेइंग, मतलब 12 लाख में बिल्डिंग खरीदा जिसमें कि 10 लाख रुपए उसने बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में क्या हो गया, लोन आ गया सबसे पहले, एक एसबीआई लोन। तो अब यहाँ पे इसने लोन लिया 10 लाख रुपीज का, और बिल्डिंग परचेज हो गया टोटल आपका 12 लाख रुपीज का। ठीक है, मतलब कि इसने अपने बैंक अकाउंट से टोटल 2 लाख रुपए पे किए। ठीक है, तो 2 लाख खुद से पे किया और 10 लाख का लोन ले लिया और टोटल 12 लाख में बिल्डिंग इसने परचेज कर लिया। तो इसे लिख लेते हैं बिल्डिंग परचेज्ड ऑन लोन बाय एसबीआई। ठीक है,
तो अब इस दोनों को मिला के आपका एक नया एंट्री बन जाए, सॉरी नया इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारा न्यू इक्वेशन हो गया, न्यू इक्वेशन क्या हो गया, 1 लाख रुपीज कैश तो एज इट इज रह गया। उसके बाद बैंक में 4 लाख था जिसमें कि 2 लाख चला गया, पे कर दिया हम। तो यहाँ पे 2 लाख बचा। बिल्डिंग हमारा नया आ गया 12 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे हमने लोन ले लिया नया 10 लाख का। और कैपिटल हमारा एज इट इज जैसा था वैसा ही रह गया। सॉरी, कैपिटल हमारा 5 लाख, ठीक है। उसके बाद चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। तीसरा है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसने अपना जो लोन लिया था उसका इंस्टॉलमेंट पे किया 1 लाख रुपीज और इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट पेड ऑन लोन। तो टोटल अमाउंट इसने कितना पे किया, टोटल पे कर दिया इसने 1,20,000। तो 1,20,000 रुपये बैंक से चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 10 लाख का जो लोन था उसमें से 1 लाख इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज हम इंस्टॉलमेंट डिडक्ट कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इधर से 120 डिडक्ट हो गया और इधर 10 लाख 1 लाख डिडक्ट हो गया। तो अभी भी 20,000 का वैल्यू तो हमारा डिक्रीज हो रहा है जो कि हमने इंटरेस्ट में पे कर दिया। तो वो 20,000 हम अपना कैपिटल से रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो अगेन नया इक्वेशन बन जाएगा हमारा, न्यू इक्वेशन हो जाएगा 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख इज इक्वल टू 9 लाख प्लस 4,80,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख। ये तो सिंपल है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, रोहन से लिया है, ठीक है। चलिए नाम भी लिख देते हैं। तो अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन, तो क्योंकि हमने गुड्स खरीदा तो यहाँ पे एक स्टॉक भी आ जाएगा। तो स्टॉक आ गया प्लस 1 लाख रुपीज, और क्रेडिटर में हमारा रोहन आ गया जिससे कि हमने उधार पे लिया है। तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज ऐड हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज रह गया, इक्वल टू 0 प्लस 3। तो अब हमारा नया इक्वेशन अगेन बन जाएगा, न्यू इक्वेशन 1 लाख कैश प्लस 80,000 बैंक प्लस 12 लाख का बिल्डिंग प्लस 1 लाख का स्टॉक इज इक्वल टू लोन का वैल्यू 9 लाख है प्लस 1 लाख का क्रेडिटर प्लस 4,80,000 का कैप, ओके। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है आपका गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा गुड्स में तो हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न गुड्स टू रोहन, रोहन को 20,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो अब जो स्टॉक में हमने ऐड किया था 1 लाख, यहाँ पे लेस कर देंगे 20,000 रुपीज। और क्योंकि 20,000 रुपीज लेस हुआ हमारा स्टॉक से, तो उसका पैसा भी तो अब हमें उतना कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर से भी हम लेस कर देंगे 20,000 रुपीज, ठीक है। तो इधर हो गया 0, 0, 0, 0, 0। तो अब अगर हम न्यू इक्वेशन का बात करते हैं तो अब हमारा नया इक्वेशन हो जाएगा, न्यू इक्वेशन 1 लाख
प्लस 80,000 बैंक प्लस 12 लाख का बिल्डिंग प्लस 80,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 9 लाख का लोन प्लस 80,000 का क्रेडिटर प्लस 4,80,000 का कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर। ये है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। तो अब हमने गुड्स को सेल किया। तो अब हमने गुड्स को सेल किया टू राम ऑन क्रेडिट। कितने का था? 40,000 का गुड्स सोल्ड किया, 50,000, मतलब 10,000 का हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अब क्योंकि गुड्स 40,000 का था, तो स्टॉक में यहाँ पे लेस हो जाएगा 40,000, और हमारा डेटर भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे 50,000 का। स्टॉक प्लस डेटर कर देते हैं, तो 40,000 का स्टॉक हो गया प्लस 50,000 का डेटर हो गया। क्योंकि डेटर तो हमें मतलब राम तो हमें 50,000 रुपीज देगा, तो 50,000 का डेटर हो गया, और 10,000 रुपीज जो वैल्यू मतलब इंक्रीज इन वैल्यू हुआ, वो हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। ठीक है, चलिए, ये सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हम्म, हम्म, तो अब फिर अगेन न्यू इक्वेशन हो जाएगा। न्यू इक्वेशन 1 लाख रुपीज कैश प्लस 80,000 बैंक प्लस 12 लाख का बिल्डिंग प्लस स्टॉक अब बच गया हमारे पास 40,000, और डेटर हो गया 50,000 का, इज इक्वल टू 1 लाख का लोन, सॉरी 90,000 का लोन प्लस 80,000 का क्रेडिटर प्लस 4,90,000 कैपिटल। ठीक है, चलो अब देखते हैं 7 ट्रांजेक्शन। 7 ट्रांजेक्शन है आपका, टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज वर्थ 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे ड्राइंग्स किया है, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज को हम ड्राइंग्स मान के चलते हैं। तो ये हो गया ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितना हुआ? 10,000 का, लेकिन 10,000 इसने कैश नहीं लिया है बल्कि गुड्स ले लिया है। तो ये जो स्टॉक था इसमें हम 10,000 घटा देंगे, और कैपिटल से भी हम 10,000 रुपीज को लेस कर देंगे। कैपिटल से भी हम 10,000 लेस कर दिए, क्योंकि इतना का वैल्यू हमारा घट गया है। बाकी सब चीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चलिए, सो अगेन लेट्स सी न्यू इक्वेशन। 1 लाख कैश प्लस 80,000 बैंक प्लस 12 लाख का बिल्डिंग माइनस स्टॉक हो गया अब आपका 30,000 का, और डेटर 50,000 इज इक्वल टू 90,000 का लोन प्लस 80,000 का क्रेडिटर प्लस 4,80,000 का कैप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा 8 ट्रांजेक्शन। तो 8 ट्रांजेक्शन क्या हो गया? एक्रूड इंटरेस्ट 5,000। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट में अभी देखा था, एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब एक्रूड इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है। तो ये एक तरह का इनकम हो गया, कि इनकम हमें मिलने वाला है बट अभी तक मिला नहीं है, मतलब हमारे नाम पे ड्यू तो हो गया है बट मिला नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल में डिविडेंड बोला था, उसी तरह से यहाँ पे एक्रूड डिविडेंड की जगह पे एक्रूड इंटरेस्ट, कि हमें कहीं से इंटरेस्ट मिलने वाला था, ड्यू हो गया है बट मिला नहीं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मिला नहीं है तो कैश तो नहीं आया है, तो आखिर हुआ क्या है?
तो सबसे पहले एक मिनट, अमाउंट क्या था? 5,000। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए टाइप ऑफ करंट एसेट्स हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए अब ऊपर बार बार क्या जाएंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। प्लस 5K का हो गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है। और क्योंकि ये हमारे बिजनेस के वैल्यू को 5,000 से इंक्रीज किया, तो इस साइड हो जाएगा प्लस 5,000 कैपिटल। सो अगेन बाकी सब चीज यहाँ पे 0 0 अनइफेक्टेड रह गया, इधर भी 0 प्लस 0। चल, तो अब नया इक्वेशन हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन 1 lakh कैश प्लस 80,000 बैंक प्लस 12 लाख का बिल्डिंग प्लस 30,000 का स्टॉक प्लस 50,000 का डेटर प्लस 5,000 का एक्रूड इनकम, दैट इज करंट एसेट्स, इज इक्वल टू 90,000 का लोन प्लस 80,000 का क्रेडिटर प्लस 4,85,000 का कैपिटल। ठीक है। अब 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर क्या है आपका? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 और कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। और 10 नंबर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। ठीक है। तो चलिए 9 नंबर में हो गया आपका कमीशन इन एडवांस। तो अब क्योंकि हमें एडवांस में मिल रहा है, अभी तक हमने इसके बदले में ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया है, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्रूड इनकम भी लिख लेते हैं, AI। और यहाँ पे कमीशन एडवांस या एडवांस कमीशन। ठीक है, एडवांस कमीशन लिख लेते हैं। तो अब एडवांस कमीशन हो गया हमारा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20,000 रुपीज। और क्योंकि हमें एडवांस में पैसा मिल गया है, तो ये हमारे कैश में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो 20,000 कैश में भी ऐड हो। तो अब यहाँ पे आपका नया इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका न्यू इक्वेशन हो जाएगा 1,20,000, सॉरी 1.20, मतलब 1,20,000 का कैश प्लस 80,000 का बैंक प्लस 12 लाख का बिल्डिंग प्लस 30,000 का क्या है, 30,000 का स्टॉक, 30,000 का स्टॉक प्लस 50K डेटर प्लस 5K हो गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट, इज इक्वल टू 90K का लोन प्लस 80K का क्रेडिटर प्लस अब ये 20,000 जो है हमारा 20K का नया कमीशन इन एडवांस हो गया, दैट इज करेंट लाइबिलिटी। और बाकी 4.85 लाख का। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव, सॉरी क्या था, कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो राम हमारा यहाँ पे था, दैट इज ट्रांजेक्शन 6 में। इसे हमने सेल किया था क्रेडिट पे, तो राम हमारा डेटर हुआ। ठीक है। तो डेटर ने हमें 10,000 रुपीज पे कर दिया। तो चलिए इसे कर देते हैं कैश फ्रॉम राम 10K। तो 10,000 रुपीज हमारे पास कैश आ गया। उसके बाद ये सब पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये 50K का जो डेटर था, ये हमारा यहाँ पे लेस हो जाएगा। एक मिनट,
ये लेस हो जाएगा 10K से, क्योंकि 10,000 इसने हमें पे कर दिया, तो अब इसका डेटर का वैल्यू 50 से 40 हो जाएगा और कैश हमारा 10K इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्लस ये सब भी जीरो रह गया, इज इक्वल टू 90 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस कैपिटल एज इट इज उतना ही रह गया 4.85 लाख। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फाइनल ट्रांजैक्शन हमारा क्या हुआ। तो अब हो जाएगा हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन, सॉरी फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन आपका बन जाएगा 1,30,000, ठीक है, प्लस ये कैश हो गया, प्लस 80,000 का बैंक हो गया, प्लस 12 लाख का बिल्डिंग हो गया, प्लस 30,000 का स्टॉक हो गया, प्लस अब हमारा डेटर घट के 40,000 हो गया, प्लस 5,000 का कमीशन इन एडवांस जो था वो हो गया, और इज इक्वल टू 90,000 का लोन एज इट इज है, 80,000 का क्रेडिटर हो गया। एक्चुअली यहाँ पे ये 0 0 होगा, सॉरी, 0 + 0 + 0 + 0। तो फिर यहाँ पे 20K का कमीशन इन एडवांस हो गया, प्लस 5K हो गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट, इज इक्वल टू 90K का लोन हो गया, प्लस 80K का क्रेडिटर, प्लस 20K हो गया कमीशन इन एडवांस, और 4.85 लाख हो गया आपका कैपिटल। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो देख लेते हैं कितना होता है। वन 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000। तो इधर आपका टोटल हो गया 14,85,000, 14,85,000। और अब इस साइड देख लेते हैं। एक मिनट, ओके, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आपका ये 90K नहीं है, ये जो 9 लाख लोन था वो है। तो यहाँ पे चलिए 9L कर देते हैं, ये भी 9L हो जाएगा, 9L, 9L, और यहाँ पे भी 9L हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 4,85,000 का कैपिटल। तो इधर भी टोटल हो गया 14,85,000। चलिए, तो अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड जो है हमारा, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड मैच कर रहा है, दैट इज 14,85,000। तो ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन बन गया, कुछ ऐसा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 99 लाख को मैंने 90,000 लिख दिया था थोड़ा सा।
तो चलिए लास्ट में पता चल गया, कोई नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बट क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कह सकते हो जो कि इस चैप्टर से बनता है, तो चलिए वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ये रहा आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अकाउंटिंग क्वेश्चन, देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहला इस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चंस आ सकता है वो टोटल चार तरह का हो सकता है। सबसे पहला क्या होगा? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड। तीसरा है आपके लिए ये आप कह सकते हो एक तरह का एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ड। और लास्टली फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका, इट विल बी ए टाइप ऑफ अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन। अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं अब ये चारों क्या क्या है। हम्म, तो सबसे पहले इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सभी ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारा इक्वेशन है तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो इम्पैक्ट तो जरूर होगा। और मेनली अगर इक्वेशन का बात करें तो इस क्वेश्चन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन। और अगर इसमें क्या करते हैं इसका बात आता है तो आप लिख सकते हो दैट इज जितने भी तरह का आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा उसे हम डिडक्ट करेंगे कैपिटल से। डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, और जितने भी तरह का आपका इनकम या प्रॉफिट होगा, जितने भी तरह का इनकम या प्रॉफिट होगा इट विल बी एडेड टू कैपिटल। ठीक है, और एडजस्टमेंट जो भी अगर कुछ होगा इसमें इस तरह के क्वेश्चन में तो दैट विल बी फॉर करंट ईयर। तो वो आपने देख ही लिया है कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही है आपका एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको ही अब थोड़ा जैसे कि हम मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते थे तो इस साइड को उस साइड, उस साइड को इस साइड करते थे, बस वही करना है। तो यहाँ पे अगर एक एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। फिर अगर मान लीजिए लायबिलिटी पहले दे दिया तो क्या हो जाएगा? एसेट माइनस कैपिटल। तो बस यही आपको करना है। हाँ, एक चीज और है कि अगर आपसे यहाँ पे प्रॉफिट निकालने को कहता है तो प्रॉफिट आपका, एक मिनट, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालने बोलता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। तो अब ये क्लोजिंग ओपनिंग क्या हुआ कि एंड ऑफ द ईयर में जो कैपिटल हो रहा है वो आपका क्लोजिंग कैपिटल हुआ, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो था वो ओपनिंग कैपिटल हुआ। तो ओपनिंग कैपिटल में कुछ कुछ चीज ऐड होता है तो फाइनली मतलब कुछ कुछ क्या प्रॉफिट जो ऐड होता है तो उसके बाद वो बढ़ के क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑफ द ईयर में बचता है। तो वही अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और इस फॉर्मूला को अगर आप थोड़ा एनलार्ज करते हो, एलाबोरेट करते हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इसमें आपका ऐड हो जाएगा प्लस ड्रॉइंग्स, माइनस हो जाएगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है,
और लास्टली यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला मेनली वही है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बस बीच में जो ड्राइंग्स हमने किया है वो हम ऐड बैक कर देंगे, और जो कैपिटल हमने ऐड किया है उसे हम लेस कर देंगे, ताकि ये ड्राइंग्स और कैपिटल इंट्रोड्यूस का एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका एग्जाम्पल बेस्ड। तो एग्जाम्पल बेस्ड में कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लाइक आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसमें कहेगा कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो मोस्टली ये क्या है ना, थ्योरी में आपको आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बोल सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल फॉर इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इस तरह का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सपोज करो हमने कोई मशीनरी खरीदा क्रेडिट पे, तो उससे क्या होगा, लाइबिलिटी भी बढ़ गया, लोन भी बढ़ गया, और साथ में मशीन भी आ गया, तो एसेट भी बढ़ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। लगता है मेरा पेन खराब हो गया है, कोई नहीं, I'll- कोई नहीं, ठीक करा लूंगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो सकता है कि एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन कैपिटल और एसेट, तो ये तो सिंपल है, स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश। कैश या फिर किसी भी तरह का और एसेट, लाइक कैश एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस चैप्टर में चौथा क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज अकाउंट बेस्ड। तो अकाउंट क्या होता है, ये आपका टी सेप का एक अकाउंट होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इधर क्या हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे फिर से अमाउंट। तो ऐसा आपका अकाउंट होता है। और ये वाला साइड जो है आपका डेबिट साइड हो गया, और ये वाला जो है आपका क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ तक तुम लोग जान ही रहे हैं। तो बस इसी तरह का क्वेश्चन मीन्स इसी तरह का अकाउंट रहेगा, और कुछ क्वेश्चन दे देगा, लाइक सपोज करो आपने परचेज किया मशीनरी वर्थ मान लो 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें दे देगा कि डेप्रिसिएशन हो गया आपका मान लो एट द रेट 10%, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10%। और फिर जो है आपने मान लो मशीन को सेल किया, तो मशीनरी सोल्ड, तो आपने इसको सोल्ड किया मान लो 4 लाख रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन का वैल्यू था 5 लाख, इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया साल भर, तो 10% के हिसाब से 50,000, तो मशीन का वैल्यू कितना बचा, 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000। लेकिन हमने मशीनरी को सोल्ड किया 4 लाख में। तो क्योंकि मशीन का बुक वैल्यू अभी 450 था और हमने सेल किया 4 लाख में, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, एक तरह से लॉस हो रहा है। तो ये वाला जो है कंसेप्ट, ये तो आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। 1 मिनट। सो ये क्लियर वाला चीज आई थिंक हमने पहले भी किया है। CLEAR। 1 मिनट, मैं जरा साइड हो जाता हूँ। हम्म, तो ये क्लियर वाला चीज तो आप पहले भी जानते हैं। सी से क्या हो गया आपका कैपिटल, एल से लाइबिलिटी, ई से किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, ए से एसेट्स, और आर से रेवेन्यू। ये चीज हमने पहले भी देखा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीनों चीज का क्या है, नेचर एक जैसा है। इसमें क्या है कि ये अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, और अगर घटता है तो डेबिट होगा।
ये तो हमें पता ही है। और उसके बाद चलिए देख लेते हैं आपका एक्सपेंसेस और एसेट। ये दोनों का नेचर अगेन फिर सेम होता है। तो ये अगर आपका बढ़ेगा तो ये डेबिट हो जाएगा, और ये अगर घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बस यही है अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चन में। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि ये आपके सिलेबस में नहीं, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। आपको क्वेश्चंस जो आएगा दैट विल बी मेनली फ्रॉम दिस थ्री थिंग्स: अकाउंटिंग बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड एंड एग्जाम्पल बेस्ड। ठीक है, अकाउंट बेस्ड इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस। चलिए, तो ये भी हो गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो गाइज इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं बस यही बोलूंगा कि जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं वो अब आपको बुक से भी करना है। सो जस्ट सॉल्व एंड प्रैक्टिस रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट इज गिवन इन योर बुक, विच एवर बुक यू आर फॉलोइंग। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर दैट इज जर्नल। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।